तो हर जगह ईएससी विंस क्लियरली। और यहाँ पे 20-20 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डे वन से मिलते हैं कि जैसा मैंने किया था पहली बार में पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट कैसे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स के लिए एग्जाम के बारे में, और वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। बहुत डेप्थ में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है आपका एक वन स्टॉप गाइड या वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा जिस किसी को भी ईएससी के बारे में कुछ भी जानना होगा, पूरा का पूरा बेसिक। अगर आप अभी सेकेंड में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर आप ड्रॉप ले चुके हो ईएससी के लिए, ये वीडियो सभी के लिए। इनफैक्ट एक स्पेशल सेक्शन मैंने रखा है उनके लिए जो एक बार ऑलरेडी ईएससी का टेस्ट चख चुके हैं, लेकिन उस समय वो पूरी तरीके से उस टेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, यानी कि सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब ये दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। मेन फोकस रहने वाला है इस बात पे कि जैसा मैंने किया था पहली बार में पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट कैसे होते हैं, हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी ईएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इसी पे हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो होगा। बहुत ही आराम से इत्मीनान से बैठिए, आराम से समझिए। आजकल की रील वाली जो दुनिया है, इसमें क्या है, हम जल्दबाजी में हर चीज़ें समझ रहे होते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ ठीक से नहीं समझ पाते। तो अगर हमें अपने फ्यूचर के 30-35 साल किसी चीज़ को देना है और उसके लिए हमें साल भर 2 साल शायद मेहनत करनी है, तो इट इज़ बेटर कि हम उसे आराम से आधा घंटा बैठ करके सुने, बिकॉज इसके बाद आपको कोई भी डाउट ईएससी के बारे में नहीं रहेगा। इस वीडियो को मैंने टोटल 8 सेक्शंस में डिवाइड किया, जिसमें से पहला सेक्शन अभी चल ही रहा है, वो है इंट्रोडक्शन। दूसरा जो सेक्शन है वो है कि ईएससी क्या है एक्चुअली, 10 पेज की स्क्रिप्ट है आपके लिए। तीसरा जो सेक्शन है वो है ये एग्जाम हमें क्या देता है, व्हाट इज द बेनिफिट। आज जिन्होंने ईएससी क्लियर किया है वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला जो सेक्शन है 4, वो है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर 5th है कि लोग फेल होते क्यों हैं। 6th है कि सही प्रिपरेशन होती कैसे है। और फिर उसके बाद 7th है दोबारा अटेम्प्ट देने वालों के लिए। और 8th है हमारा क्लोजिंग सेक्शन, जहां पे हम लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूंगा। मेरा ईएससी क्लियर करने का एक्सपीरियंस, उसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हर साल जो टॉपर निकलते हैं उनका भी एक्सपीरियंस, सभी का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपसे एक ना सिंपली पहले शुरुआत में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जिस भी कॉलेज में होते होंगे, अगर आप आईआईटीज में हो तो आपको ठीक ठाक पैकेज मिलता होगा। स्टार्टिंग पैकेज प्रोबेबली बी 15, 20, समटाइम्स 25 लाख, एंड इफ यू आर वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट मे बी लाइक 50 लाख, 55 लाख, राइट। ये होता है प्राइवेट जॉब, ठीक। अगर आप एनआईटीज में या प्राइवेट कॉलेजेस में हो, बढ़िया वाले, तो ऐसे में जैसे वीआईटी, बिट्स, पिलानी वगैरह, वो जो प्राइवेट कॉलेजेस, बढ़िया वाले प्राइवेट कॉलेजेस और भी हैं, अगर इनकी बात करें तो ऐसे कॉलेजेस जो होते हैं इनमें भी ठीक ठाक पैकेज लग जाता है, लाइक 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख ऑन एन एवरेज, इस टाइप का कुछ पैकेज लग जाता है। 10-12 का तो एवरेज होता ही है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल और दूसरे कॉलेजेस से हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इन ऑल दैट यू गेट एन एवरेज सैलरी ऑफ अराउंड इन इंडिया 8 lakhs पर एनम। इससे ज्यादा नहीं होता है, राइट। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बता दूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ईएससी आपका सपना क्यों है, ये पहले आपको डिफाइन कर लेना है, और आपको ये देखना है कि आपका बैकग्राउंड स्टडीज का अब तक कैसा रहा है। ये आपको बताएगा कि आगे आपको कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि हमने डिप्लोमा वाले जो बैकग्राउंड होते हैं ना, जो लोग फिर लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक करते हैं, आपको पता होगा, उन लोगों को भी हमने ईएससी में सेलेक्ट होते हुए देखा है हमारे सामने, हमारी क्लासरूम में, बट विथ करेक्ट स्ट्रैटेजी। और हमने आईआईटीज वालों को ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमने आईआईटीज वालों को भी बैक टू बैक फेल होते देखा है हमारे ही सामने। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है इन सारी बातों को, और इसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। ईएससी जो है ना, जो आईएएस ऑफिसर बनता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जैसे एग्जाम का नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, फिर जो यूपीएससी के द्वारा कही जाती है पोस्ट, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, यूपीएससी के द्वारा बोली जाती है, आईईएस ऑफिसर बोला जाता है। ये एक लोग कंफ्यूज होते हैं उससे, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, वो आईईएस का एग्जाम होता है, ये ईएससी का एग्जाम होता है। पोस्ट होती है आईईएस की, जो यूपीएससी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक। इनफैक्ट यूपीएससी के कई बार ना ऐसे ट्रायल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ना मतलब क्वेश्चंस होते हैं कि आईईएस, जैसे इंटरव्यूज में पूछते हैं कि अगर आप एक आईएएस अधिकारी बनते हैं, आईईएस अधिकारी, तो बताइए आपको क्या क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में। तो इंटरव्यूअर्स भी जब पूछते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं, लोगों को कंफ्यूज रहता है कि आईईएस क्या है और ईएससी क्या है, जस्ट फॉर दैट। बाकी आप
बनते हैं क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। ये तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बंगले में रहते हैं, आपको अलाउंसेस मिलते हैं जैसे HRA, TA वगैरह वगैरह। देश के सबसे बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने में आपका योगदान रहता है इनएविटेबली। बिना आपके योगदान के वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, चाहे वो रोड हो, रेलवेज हो, हाईवेज हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो, मैकेनिकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे के भी होते हैं। तो इन सभी में आपका इंपॉर्टेंस सर्वोपरि रहता है। अब आप कैलकुलेशन अगर करने जाओगे ना पैकेज वाइज, तो प्राइवेट सेक्टर का पैकेज ऑब्वियसली इनिशियली ज्यादा होता है, बट क्योंकि अभी 8th पे कमीशन आ गया है तो धीरे धीरे आपका पैकेज भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो ये आपको एक सर्वाइवल, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में अनसर्टेनिटी रहती है बहुत, तो गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज अ गुड जॉब वेयर यू आर सेफ एंड सिक्योर मेंटली। यू आर नॉट थिंकिंग कि मैं जॉब स्विच करूं या ना करूं, बस आपको अपने काम पे ध्यान देना है। जब प्राइवेट नौकरी वाले होते हैं ना, उनसे पूछ के देखो कि उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि कब निकाल दिया जाएगा या कब स्विच करें। हर 2 साल में सोचते हैं स्विच मारो स्विच मारो स्विच मारो, उसी में ही उनका पूरा का पूरा समय चल देता है। उनको वहां पे इंसेंटिव्स, तो वहां पे जो टारगेट्स और ये सब चक्कर होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में ये सब नहीं होता। काम अच्छा करना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट एक एथिक्स और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक सरकारी अधिकारी की। बट ऑन द अदर हैंड इस तरह के प्रेशर या दबाव आपके ऊपर नहीं होते। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ESC है क्या एक्चुअली, तो माय डियर्स, UPSC एक नोडल एजेंसी है, ये आपको पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत सारे क्लास 1 गजेटेड पोस्ट और कुछ क्लास 2 गजेटेड पोस्ट का एग्जामिनेशन करवाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में क्या होता है कि जो IAS, IPS, IFS भी जो सिविल सर्विसेज के थ्रू बनते हैं, उसी तरीके से आप भी यहीं पे ESC के थ्रू IAS ऑफिसर्स बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां आप जनरलिस्ट ऑफिसर बनते हैं, जनरल सेंस में काम करते हैं, बहुत सारी चीजें आपके डोमेन में आती हैं। यहाँ आपका जो दायरा होता है वो टेक्निकल होता है। तो यू आर देयर टू प्रोवाइड योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। आप लोग डिसाइड करते हैं देश का इंजीनियरिंग फ्यूचर, हाईवे कैसे बनेंगे, रोड्स नेटवर्क कैसा बनेगा, ब्रिजेस कैसे होंगे, ये सब चीजें आप डिसाइड करते हैं। टेलीकॉम में 5G के कहाँ जाएगा, 6G आएगा, कब आएगा, ये सब आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप लोग सिर्फ प्लान नहीं करते हैं, आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं। आपको पता है एक IAS ऑफिसर, आप लोगों को पता है जब आप एक इनिशियल पोस्ट पे जाते हो, आपकी जो जूनियर पोस्ट होती है वो होती है AEE की। अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हो तो फिर आपका वो पोस्ट होता है गैरिसन इंजीनियर GE की। अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया में जाते हो तो DSS की होती है, यानी कि डेप्यूटी सुपरिंटेंडिंग सर्वेयर की। ये जो जूनियर पोस्ट है ना, इसमें आप 1 साल में उतना काम कर देते हो देश के लिए जो एक जूनियर इंजीनियर 15 साल में करता है। तो जेन्युइनली अगर आपको लगता है ना कि इंजीनियरिंग मैंने की थी सिर्फ जॉब के लिए, जब आप IAS की पोस्ट में जाओगे तो आपका इंजीनियरिंग को लेकर के पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। मैंने अपनी जॉब बहुत टाइम नहीं की थी, बट जितने भी टाइम किया उसके बाद फिर मैं टीचिंग में शिफ्ट हो गया था। इनफैक्ट टीचिंग में पहले से ही कर रहा था, फिर बीच में लीव लिया, फिर उसके बाद ESC की जॉब ज्वाइन की। बट जब हम ये सब चीज़ों को देखते हैं और मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया, इंजीनियरिंग के प्रति एक रुझान, इंजीनियरिंग के प्रति जो आपका लगाव है वो बहुत बढ़ जाता है जब आप ESC क्रैक करके IAS ऑफिसर बनते हो। यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब होता है देश बनाओ। अब हम बात करते हैं देश की बात से, अब अपन थोड़े पर्सनल लेवल पे आते हैं इस तीसरे सेक्शन में कि ये एग्जाम आपको पर्सनली क्या देता है। देखिए आज जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें UPSC का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का तरीका है वो अभी भी इतना सॉलिड है, इतना बढ़िया तरीका है कि उस पे हमें हमेशा ट्रस्ट रहता है। UPSC जो कंडक्ट कराता है वो मल्टीपल फेजेस में होता है और मल्टीपल फेजेस को क्रैक करके फिर मेडिकल को क्रैक करके उसके बाद एक बंदा उस पोस्ट पे जाके विराजमान होता है। पोस्टिंग की रही बात, कुछ लोगों को डाउट होता है कि पहले क्या होता है, पोस्टिंग का डे 1 क्या होता है। तो पोस्टिंग के डे 1 से ही आप एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, जो भी आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है उस हिसाब से। और मजे की बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक मरीन इंजीनियर भी हो तो भी आप देख रहे होंगे कि यार मेरे लिए तो ESC का कोई ब्रांच है ही नहीं अवेलेबल, मरीन इंजीनियरिंग होता ही नहीं। कोई बात नहीं, UPSC आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप सेम ब्रांच से BE या BTech किए हो। बस आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ब्रांच से हो, और आप किसी दूसरी ब्रांच में भी शिफ्ट करके खुद को 1-2 साल बिल्कुल तब के अच्छे से तैयारी करके आप उस ब्रांच में भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सर्वे ऑफ इंडिया में एक मेरा दोस्त था, अभी भी है, वो 71 रैंक लेकर के आया था ESC में, और आपको पता है वो मरीन इंजीनियर था। आपको प्राइवेट में ना जो 20-20 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होंगे ये आपको 20 साल की नौकरी के बाद मिलेंगे, और यहाँ पे 20-20 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डे 1 से मिलते हैं।
एक और फायदा आपको बताता हूँ कि जो आईएएस ऑफिसर है, जीवन के 2-3 साल जब आपने दे के आईएएस बने हो तो उसका फायदा आपको पूरे 35 साल होगा, क्योंकि आपका बिल्कुल प्री डिफाइंड ट्रेजेक्टरी होगा कि आप AEE के बाद EE फिर SE इस तरीके से प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। इनफैक्ट इतना प्रोग्रेस कर सकते हैं कि आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक भी जा सकते हैं अगर आपने 23 साल 24 साल की उम्र तक के इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। और यार यूपीएससी का एग्जाम है, इससे घर में, पूरी सोसाइटी में, आपके अंदर खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, हर जगह आपकी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उस दिन के बाद से अब तक के मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो मेरे को फिर एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। एक मतलब ऐसा होता है कि आपको फील होता है, ये चीज ना कोई बताएगा नहीं आपको, ये चीज आपको अपने आसपास अपने आप फील होनी शुरू हो जाएगी विद टाइम। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने जीवन में ना एक्चुअली में कुछ उखाड़ा है दोस्त। अब मैं ना एक ऑनेस्ट कंपैरिजन आपको बताता हूँ क्यों ईएससी सबसे टॉप जॉब है किसी इंजीनियर के लिए। देखो, आप गेट के थ्रू पीएसयूज में जा सकते हो, लेकिन पीएसयू में ऊपर जाने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते, चाहे जो हो जाए, वहां पे अटक जाएंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ, सिर्फ वर्क वर्क और वर्क करते जाओ। तो हर जगह ईएससी विंस क्लियरली। जितने भी यार हमारे स्टूडेंट्स हैं जो निकल के ईएससी की पोस्ट में जा चुके हैं, बहुत ही रेयर केसेस होंगे लाइक मी जिन्होंने छोड़ दिया होगा ईएससी की जॉब को। इनफैक्ट अगर मैं टीचिंग के प्रोफेशन में पहले से ना जुड़ा होता, क्योंकि जब मैं पर्सनल अपना बता दूं थोड़ा सा, 1 मिनट, मैंने जब जैसे क्या हुआ 2014 को ना, जो 2014 की बात है, जब मैंने अपना पेपर दिया था, तो उस टाइम पीरियड में ना जो सब सरकार चेंज हुई थी, आपको याद होगा 2014 इलेक्शन हुए थे, मोदी जी की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार गई थी, ठीक है। उस टाइम पे हमारा जो 2014 का पेपर था जो जून में हुआ था, उसका इंटरव्यू हुआ था हमारा मार्च में, अगले साल 2015 में, और हमारी पोस्टिंग आई थी 2016 में। तो उतने टाइम तक हम क्या करते, वो उस टाइम पीरियड पे थोड़ा ये जो था ना, ये डिले हो गया था, तो रेजीम चेंज और ये सब की वजह से। अब उतने टाइम हम करते क्या, तो हमको कुछ तो करना था। तो हम एग्जाम देने के बाद जो हमें लगा कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम टीचिंग में आ गए। तो क्योंकि मैं टीचिंग में आ गया, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, तो हम दोनों ही टीचिंग में आ गए। तो ऐसे में हुआ क्या कि हम 1 साल ऑलरेडी टीचिंग का फ्लेवर ले चुके थे और टीचिंग में मजा आने लगा था। तो अब जब उस काम को इतना टाइम तक कर लिए रहते हो, आपको पता रहता है कि यू कैन बिकम लाइक गुड इन दिस फील्ड। तो हमने फिर थोड़े टाइम तक जॉब किया, उसने अपनी डिपार्टमेंट में, मैंने अपने डिपार्टमेंट में। फिर हम दोनों ने ही जो है ना टीचिंग को ही पाथ बनाने की सोची। जस्ट इन केस अगर टीचिंग का फ्लेवर हमने नहीं लिया होता तो आई थिंक कि आज हम जो है ईएससी की ही जॉब जैसे बाकी लोग कर रहे होते, और सब मजे से कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं छोड़ा है। सर्वे ऑफ इंडिया में, मैं सर्वे ऑफ इंडिया में गया था पहले बार, जब मेरा फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो गया था। पहली बार में ही जब मैं सर्वे ऑफ इंडिया में गया था तो हम लोग 40 लोग का बैच सिलेक्ट हुआ था। आज भी वहाँ पे 39 लोग काम कर रहे हैं। एक कौन है जो निकल आया, ऑफ कोर्स यू नो, कोई नहीं छोड़ता है, मोस्टली सब लोग काम करते हैं। अब बीआरओ टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें ना बॉर्डर पे रोड्स वगैरह वो का कंस्ट्रक्शन कराना होता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है आइसोलेटेड रहना, कुछ लोगों को मजा आता है पेड़ पहाड़ नदियां वदियां ये वो ऐसी जगहों पे घर वादियों में रहना बिना पोल्यूशन के, तो कुछ लोगों को वो पसंद आता है। कुछ लोगों को सिटी लाइफ पसंद आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था, तो वो अभी पंजाब में है, तो वो बीआरओ में पहले हो गया था सिलेक्ट, 135 रैंक थी उसकी। तो उसके बाद उसने छोड़ करके फिर एक बार और एग्जाम की तैयारी की, फिर पीडब्ल्यूडी में आया। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो डिपेंड्स कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कहाँ रहना चाहते हो, अब तक आपका जीवन व्यतीत कैसे हुआ है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो डिपार्टमेंट्स आप चेंज कर सकते हो एक बार और एग्जाम वगैरह दे करके। अब बात करते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू और मेडिकल। तो जो आपका प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स का जब फॉर्म भरते हो ना, उसी टाइम पीरियड पे आपको ना डेफ भरवा दिया जाता है, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें वो सारी बातें होती है, जैसे आपकी हॉबीज, एक्टिविटीज, आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, आपके लाइफ के अचीवमेंट्स, अब तक के सब कुछ भरवा देते हैं। हाँ, कुछ चीजें उसकी एडिटेबल होती हैं जो बाद में एडिट कर सकते हैं, बट इनिशियली जब आप डेफ भरते हैं तो आपको सोच समझ के भरना चाहिए उसी टाइम पीरियड पे, ताकि एडिटिंग कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा हो। तो इसके बाद क्या होता है, प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में ना 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, वो जीएस होता है, जनरल स्टडीज। उसमें होते हैं 10 सब्जेक्ट। अब 10 में से भी क्या होता है कि 4-5 सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी के 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले अगर हम उन 5 सब्जेक्ट्स को टारगेट कर लें, जैसे एनर्जी एनवायरमेंट, मटेरियल साइंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, तो इनको अगर हम पहले टारगेट कर लें, इनको खत्म कर लें, तो अपना आधा वहीं पे सेट हो जाता है। और जीएस में क्या है, इट्स इवॉल्विंग, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स सिलेबस है। पढ़ाते हैं, जैसे मेडिसिन में हम लोग भी पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना, तो लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स सिलेबस है उसी से आता है, ऐसा नहीं होता। तो आपको एक आदत डालनी पड़ती है कि रोजाना थोड़ा थोड़ा तो कुछ अपने डोमेन से रिलेटेड पढ़ते रहे, ताकि एग्जाम तक के आपका जो चीजें हैं जो पता है वो बढ़ती चली जाए। उसके अलावा जो फिक्स सिलेबस है वो टेक्निकल का, जो प्रीलिम्स में 300 नंबर का आता है, वो 300 मार्क्स का जो टेक्निकल होता है उसमें मोर और लेस वही चीजें होती है जो आप लोग यहाँ पे मेडिसी की कक्षा में क्लासरूम में पढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लास में ही क्लास हमेशा करनी चाहिए अगर आपको सीरियसली ईएससी की तैयारी करनी है। ऑनलाइन ईएससी की तैयारी नहीं हो सकती, ये 90% ऑफ द टाइम्स ट्रू है। एक्सेप्शनल अगर आप 10% हो तो शायद आप 1200-1300 घंटे स्क्रीन पे देखकर तैयारी कर लोगे, लेकिन इतना रिगोरसली, इतना डेडिकेटेडली ईएससी की तैयारी ऑफलाइन ही हो सकती है। मैं तो ऑनलाइन नहीं कर सकता। अगर मेरे को कोई बोलता आज की डेट में कि ऑनलाइन तैयारी करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। गेट की तैयारी हो सकती है, एई लेवल के एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है, लेकिन ईएससी की तैयारी मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ऑफलाइन ही की जा सकती है, ढंग से, सीरियस तरीके से। अच्छा, रही बात ये 500 नंबर का होता है, ठीक है, 200 नंबर का एक जीएस और 300 नंबर का आपका टेक्निकल पेपर। इसमें जनरली जैसे अगर कट ऑफ अगर की बात करूं तो जिसके 50% भी मार्क्स आ जाते हैं ना 250 के आसपास, मतलब वो अमाउंट द टॉप होता है इन जनरल। मतलब ऐसा रहता है कि वहां पे 250 नंबर आ गए, मतलब सोचो ऐसा रहता है पेपर। तो आपको मतलब ना टारगेटेड स्टडी करनी होती है। टारगेटेड मतलब कि बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इसको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने, पीवाईक्यू अच्छे से करने, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है अप्रोच कि अगर आपने इतना कर लिया, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, आपको औरों से बेहतर होना है, तो आपने इतनी चीजें कर ली तो आपका काम बढ़िया से हो जाता है। तो आपको आई थिंक अभी पाथ क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करते हैं। प्रीलिम्स एक बार हो जाता है तो क्या होता है, प्रीलिम्स जो होता है ना जनवरी के महीने में होता है, जनवरी के महीने में होता है, कभी कभी फरवरी, जनवरी या तो एंड में कभी होता है या फरवरी के स्टार्टिंग वीक्स में होता है, फर्स्ट या सेकंड वीक वगैरह में। तो जब ऐसा हो रहा होता है इस टाइम पीरियड पे 1-1.5 महीना, जैसे ऑफलाइन क्लास हो जाती है तो 1-1.5 महीना आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय मिल जाता है। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट 1 महीने के बाद आता है, प्री का 1 महीने से पहले ही जनरली आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो उससे पहले ही अगर आपको लगता है कि आपका प्री हो रहा है क्लियर, तो आप मेंस की तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मेंस की बैचेस चली रही है तो जून में एग्जाम है मेंस का, तो मेंस का एग्जाम होता है 300 नंबर के 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। जो 300 नंबर के 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें भी ऐसे ही रहता है कि अगर आपने मतलब 600 नंबर में से 350-400 कर लिए तो मतलब आपने तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे मचा ही दिया है, इस टाइप का होता है। तो सोचो कि इस तरह का पेपर होता है आपका डीप, क्योंकि अगर मान लो इजी होता पेपर तो यहाँ पे लोगों के 500 में से 400 आ रहे होते, 600 में से 500 आ रहे होते, इतने नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है सब्जेक्ट्स की। और इसीलिए यहाँ पे आप देख पाते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं जाते हैं। जो सिलेक्शन होता है ना वो 750-800 नंबर पे तो टॉपर्स पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू होता है ना, जब इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू होता है 200 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए, 500, 600 और 1100 और फिर 200 और हो गए, यानी कि कितने हो गए, 1300 नंबर। तो 1300 मार्क्स होते हैं टोटल। उसके अलावा मेडिकल वगैरह भी होता है। मेडिकल में वही जनरल चेकअप होता है, आपकी आंखें ठीक है, सुनाई देता है, सब कुछ ठीक ठाक है, हाथ पैर ठीक ठाक काम वाम करते हैं, हाइट ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं हो, बहुत ज्यादा पतले नहीं हो, चेस्ट साइज बहुत पतली नहीं है, एकदम ऐसे कंकाल जैसे नहीं हो, तो सब कुछ ठीक ठाक है। मोस्टली जितने लोग सेलेक्ट होते हैं सभी का मेडिकल क्लियर हो ही जाता है। बाकी आंख वाँख का थोड़ा इशू रहता है, देखना किसी का भी -6 से ऊपर नंबर हो तो थोड़ा सा देखना कि गजेटेड नोटिफिकेशन निकलता है यूपीएससी का, तो एक बार चेक कर लेना। तो ये बात हुई एग्जाम के स्ट्रक्चर की और असली जो गेम होता है उसकी। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन में कि लोग यहाँ पे फेल क्यों होते हैं। कई लोग बार बार फेल होते हैं। मैं यार सीधा बोलूंगा, कई लोगों को जो लोग फेल हो चुके हैं, जो इस सेक्शन तक पहुंच गए हैं, थोड़ा बुरा लग सकता है। वो लोग ना प्री के ही मोड में अटके रह जाते हैं और कभी मेंस के मोड में अपने आप को ढाल ही नहीं पाते। तो बार बार उनका प्री तो निकल जाता है, लेकिन मेंस में हमेशा फंस जाते हैं। या फिर अपने बोलचाल की, अपने बात करने की, हाव भाव की टेक्निक्स को इवॉल्व नहीं करते तो इंटरव्यू में लटक जाते हैं। इंटरव्यू में 80 नंबर पकड़ा देते हैं, 70 नंबर पकड़ा देते हैं, आपका रह जाता है फाइनल सिलेक्शन। तो यूपीएससी ना आपको कंप्लीट पर्सन बनाता है, यू विल बिकम अ कंप्लीट इंजीनियर। तो जो लोग फेल होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इसी वजह से फेल होते हैं, बिकॉज आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ही खुद को अडेप्ट करते रहना होता है, खुद को ही स्टेप अप करते रहना होता है। आप अटके नहीं रह सकते। हर स्टेज ऑफ एग्जाम पिछले स्टेज से ज्यादा आपसे डिमांड करेगा, और अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप प्रिपरेशन आज ही शुरू कर सकते हो। अगर आप खुद को अडेप्ट करने के लिए रेडी हो तो शुरुआत कर सकते हो। पहली गलती यही होती है कि कई लोग क्या करते हैं ना, अडेप्ट नहीं करते। दूसरी होती है कि टेक्निकल में घुसे रहते हैं और जीएस को इग्नोर करते रहते हैं, जबकि जीएस पेपर में भी अगर 100-110 नंबर भी आ जाए, 120 नंबर भी आ जाए तो भी बहुत बढ़िया माना जाता है 200 में से। कई लोग को 60-70 नंबर पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल कर रहे थे। जीएस को आपको शुरुआत से ही समय देना चाहिए, थोड़ा ही समय, लेकिन शुरुआत से ही अगर थोड़ा देते रहेंगे, रीडिंग हैबिट जनरेट करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, उनको थोड़ा रोजाना देखते रहेंगे। कुछ नहीं करना होता है मोबाइल में, उनको आप थोड़ा ऐसे टाइम पास कर रहे हो, देखते रहे थोड़ा क्या आज के न्यूज आई, क्या साइंस एंड टेक में हो रहा है, बस उतना देखते रहे, आपका काम हो जाता है। आपको एंड में इतना लोड नहीं लगेगा, इतना प्रेशर नहीं लगेगा। तीसरी गलती है वो ये है, ये सोचना कि यार मेरा प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं प्रीलिम्स तो यार आसान होता है, प्रीलिम्स तो हो ही जाता है। और यही
यही सबसे बड़ी गलती होती है। प्रीलिम्स में आपके एक एक दो दो नंबर कहां आपके चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं। तो इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। एक एक दो दो नंबर कैसे जाते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, नए लोगों को बता दूं, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू बीओडी इज करेक्ट। अब बीओडी एक टर्म होती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। अब 4 चीजें दे दी, अब 4 में से आपको 3 पता है, चौथी नहीं पता है कि वो सही है कि गलत है, तो आप फंस जाओगे। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो प्रीलिम्स ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स की पहले तैयारी होगी और बड़े आराम से होगी, इत्मीनान से कर रहे हैं, प्री ही तो है, ऐसा नहीं होता है। प्री में ही आपके मेंस का फाउंडेशन बनता है। सपोज फॉर एग्जांपल ईएससी एक बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है, तो प्री इज लाइक बिल्डिंग द फाउंडेशन एंड द फर्स्ट फ्यू फ्लोर्स। फाउंडेशन अच्छा होगा, कुछ फ्लोर बनेंगे, तब जाके उसके ऊपर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा और स्टार्टिंग के फ्लोर्स ऊपर के लोड को ले नहीं पाएंगे तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए प्री को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, प्रॉपर फाउंडेशन अपना क्लियर करना चाहिए, तभी आप मेंस में कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो चौथी गलती है वो है, जो सब बात जानते हैं, मॉक टेस्ट अगर नहीं देते, अवॉइड करते हैं, तो मॉक टेस्ट हमेशा देते रहेंगे। और 5वीं गलती होती है कि खुद को कंपेयर करना दूसरों के साथ, क्योंकि सबकी देखिए सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है। अगर आप फर्स्ट डे से ही अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे दूसरों के साथ, जो लोग करते हैं, हमने देखा है क्लास में रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप खुद को हीन भावना से देखते हैं कि यार मेरे से कैसे होगा, मेरे से तो सवाल ही नहीं हो रहे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आज जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं जानता हूं उनको, मैंने क्लास में देखा है उनको, वो लोग कई बार क्लास में आंसर नहीं दे पाते थे, बट वो लोग सीखते थे। तो अगर ये सीखने का आपके अंदर हुनर है, सीखने का भी एक हुनर होता है, ये भी एक आर्ट है। हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ टू लर्न द थिंग्स, दैट्स ऑल्सो एन आर्ट which not everyone has, truly speaking. You have to develop that while you are studying. कि सीखते कैसे हैं। जब कोई टीचर वहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो हम सीखें कैसे, हम उनको सुने कैसे, उनके शब्दों पर ध्यान कैसे दें। सिर्फ सुनना नहीं है, लिसन करना है। लिसन मतलब क्या होता है कि आप उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हो और उसको दिमाग में प्रोसेस भी कर रहे हो। ये एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक के आपके अच्छे रैंक आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना होता है, तभी आप सेलेक्ट हो पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी एक कंप्लीट इंजीनियर आपको बना देती है। अब देखिए सही प्रिपरेशन कैसे होती है, अगला सेक्शन यही है। सही प्रिपरेशन सही जगह पे पढ़ने से होती है, सही तरीकों पे पढ़ने से होती है। सबसे पहले अपना माइंडसेट को सही करिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। क्या आज आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, अपने जीवन के 2 साल देने के लिए रेडी हो? अगर हो तो शुरू करो इमीडिएटली। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, हम नहीं कहते कि मैं बस डायरेक्ट क्लास में आ जाओ, हो सकता है भी पॉसिबल ना हो, लेकिन जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, शुरुआत तो करिए। सिलेबस तो प्रिंट आउट निकाल के देखिए, तो सिलेबस क्या है, आपके कॉलेज में क्या था सिलेबस और इसमें क्या है, क्या क्या चीजें ओवरलैपिंग है। पीवाईक्यूज तो खरीद सकते हैं, कम से कम अमेजॉन से ऑर्डर हो जाता है, कहीं से भी ऑर्डर हो जाता है। पीवाईक्यूज देखिए कि आपके कॉलेज के करिकुलम का लेवल क्या था और ईएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल क्या होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पा रहा है। ये एक्टिविटीज आपको फुल फ्लेजेड तैयारी से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि आपको अपना लेवल पहले से पता रहे, सरप्राइजेस ना हो। एक और चीज है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मत सोचना कि हर रोज आपका मोटिवेशन बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। टीचर्स विल कम, दे विल ट्राई टू मोटिवेट यू, बट इट्स नॉट दैट कि एवरी डे विल बी द सेम। हर दिन अलग अलग होता है, किसी दिन एनर्जी ज्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखना अपनी तैयारी के दौरान बहुत जरूरी है। अपने लिए रूल्स बना के रखना बहुत जरूरी है एक पेज में कि ये मेरे रूल्स हैं ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ माय स्ट्रेटजीज, और मैं इनको चाहे जो हो जाए फॉलो करूंगा ही करूंगा। जान लगा दूंगा नहीं तो फिर जाने दूंगा। बीच बीच का हिसाब किताब मत रखना यार। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जान लगा दो या जाने दो। बीच बीच का हिसाब किताब जो कोई रखते हैं वो फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। दैट्स द रियलिटी। अब अगली बात हम करते हैं हमारे अगले सेक्शन में कि दोबारा जो लोग कर रहे हैं अभी तैयारी, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। आप लोग क्या गलती करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अभी जब आप तैयारी करेंगे तो आप लोग अभी गलती ये करेंगे कि अपने वीक एरियाज पे फोकस तो करेंगे, लेकिन जब तक आप अपने वीक एरियाज को पढ़ते रहेंगे, जुलाई अगस्त आ जाएगा, 3-4 महीने आप बोलेंगे मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, चलो मैंने आरसीसी नहीं पढ़ा था, स्टील नहीं पढ़ा था, एनवायरमेंट नहीं पढ़ा था, वो पढ़ लेता हूं। मीनवाइल जो पढ़े थे, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, अब ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड से क्या होता है, लॉस होता है, हेड लॉस हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाई रहेगा तुम्हारा। उससे क्या होगा, तुम्हारा सॉइल पढ़े थे वो भूल गए, हाइड्रोलॉजी पढ़े थे वो भूल गए, पर सीपीएम आता था अब वो भूल गए कि भाई TEI माइनस TLI है कि TLI माइनस TEI है, यही याद नहीं आ रहा है तुमको फॉर्मूला में। ये गलती मत करना, फिर तुमको फिर से उतना ही समय देना पड़ेगा अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो फिर वीक हो जाएंगे फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसीलिए अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जिनमें आप अच्छे हो। रेगुलरली दोबारा पढ़ाई के दौरान भी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के साथ
साथ साथ थोड़ा थोड़ा समय, एक एक घंटा ही सही लेकिन देते रहो। और उसके साथ साथ कोई नया सब्जेक्ट जो टफ सब्जेक्ट है उसको जब उठाते हो तो बिना कोई प्रायर परसेप्शन के उठाओ कि ये मुझे पार्शियली पता है, ये मुझे इतना पता है, ये मुझे 20% पता है। अरे एनवायरमेंट, ये वाटर डिमांड पहला चैप्टर, ये तो मेरे को पता था, ये तो पता ही है, मेरे को तो थर्ड ही चैप्टर नहीं आता। ऐसा नहीं, अगर सब्जेक्ट में डाउट है तो पूरा सब्जेक्ट शुरू से फ्रेश तरीके से पढ़ना है, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो अगर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्लियर होगा और कहानी पूरी होगी। जो चीज स्ट्रांग है उसको बनाए रखिए और जो चीज वीक है उस पर शुरू से काम करिए, फ्रेश समझ करके, नया समझ करके। पुरानी जितनी भी चीजें की हो, जितनी मेहनत की हो, उसको साइड में रखो और फिर से शुरुआत करो एकदम फ्रेश तरीके से। जो इस बार तुम्हारा फेलियर हुआ है ईएससी में, वो तुम्हारे लिए क्या है? वो डेटा है। वो डेटा ये है कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती। डोंट थिंक फेलियर एज सम माइलस्टोन ऑफ द लाइफ, नो, दैट इज जस्ट सम डेटा व्हिच यू हैव गॉट फ्रॉम एन इवेंट, दैट्स इट। अब तुम्हें एटलीस्ट ये पता है कि तुम्हारी एग्जैक्टली कमजोरी कहां है, कहां एक्चुअली में तुम्हें मेहनत करनी है और किस तरीके से अभी एक साल यूटिलाइज करना है। एटलीस्ट तुमने एक बार एग्जामिनेशन हॉल का फ्लेवर तो चख लिया है, तुम्हें ये तो मालूम है कि एग्जाम में माहौल कैसा होता है। सो देयर विल बी नो सरप्राइजेस व्हेन यू गिव द पेपर नेक्स्ट टाइम। जो नए एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके पास ये डेटा नहीं है, ये आप ही के पास है। आप कितना भी किसी को बताओगे एग्जाम में ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है, जब तक वो खुद जाके फील नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि वो एक्चुअली में क्या होता है। उस समय आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उस समय कितनी एंजाइटी, पैनिक होती है, कैसे आप रिकॉल कर रहे होते हैं अपने 14 टेक्निकल और 10 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। ये सारी चीजें वो फीलिंग से आती है, किसी को समझाने या बताने से नहीं आती, जो आपके पास अभी है। अब ना बहुत सारे लोग ना आपको ये भी बोलेंगे, आपका गेट का रिजल्ट आ गया होगा या कोई एग्जाम में सेलेक्ट हो गए होगे, तो आप जस्ट रह गए हो बिल्कुल प्रीलिम्स में, है ना। तो प्रीलिम्स में अगर जस्ट रह गए हो या मेंस में जस्ट रह गए हो तो लोग बोलेंगे यार कुछ कर लो, एटलीस्ट एई की जॉब ज्वाइन कर लो या पीएसयू में लग जाओ। लोग ये सब तुमको बोलेंगे, बट अगर तुम जस्ट रह गए और तुम्हें अपना पोटेंशियल पता है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर पोटेंशियल? 30 साल के बाद खुद में रिग्रेट होगा कि मैंने उस समय अपना एक साल और क्यों नहीं दिया, क्योंकि जिस चीज में मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ उसमें तो हो ही गया ना। इस साल हो सकता हूँ तो इस साल भी हो गया, अगले साल हो जाऊंगा तो उसमें भी हो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो कुछ और बड़ी चीज की तलाश है। ध्यान रखना कि वो जो लोग तुम्हें सजेशंस दे रहे हैं वो लोग तुम्हारी लाइफ नहीं जी रहे, तुम अपनी लाइफ खुद जी रहे हो। इसलिए यू हैव टू डिसाइड प्रॉपर्ली, थिंकिंग अबाउट योर ओन फ्यूचर। अब लास्ट में ये सेक्शन है जहां पे मैं क्लोज करना चाहूंगा अपनी सारी बातों को। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो इस बार अभी जो मैं मेंस बैच ले रहा था उसकी मैं आपको एक वारदात बताता हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स जो जस्ट सेलेक्ट हुए उन्होंने भी सॉल्व कर लिया, कुछ स्टूडेंट्स जो जस्ट नहीं सेलेक्ट हुए उन्होंने भी कर लिया। मतलब सिलेक्शन और रिजेक्शन वालों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। बट जब हमने उनका डेटा निकाला ना तो पता चला जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं कुछ चंद नंबरों से, उन्होंने पूरे टेस्ट दिए। उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने दिन रात लगा दिया उन थोड़े से एक्स्ट्रा नंबरों के लिए, उनके कंपैरिजन में जिन्होंने टेस्ट ठीक से नहीं दिए, जिन्होंने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में, शायद सबने नहीं, कुछ लोगों ने जो मैं जानता हूं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में शायद उस तैयारी को थोड़ा सा ढील बरत दी कि हाँ यार हो जाएगा। इस तरीके की अप्रोच नहीं चलेगी। यू हैव टू गो ऑल इन। अगर करनी है तैयारी तो पूरी तरीके से करनी है, जान लगा के करनी है, क्योंकि जान लगाओगे ना तो किस्मत भी उन्हीं का साथ देगी जो अल्टीमेटली अपना 100% देते हैं। उन्हीं को लगता है कि अरे यार जस्ट बच गया, मैं जस्ट सेलेक्ट हो गया। क्यों हो गया हो? वो इसीलिए हो गया क्योंकि उसने सही काम किया, इसीलिए किस्मत ने भी उसका साथ दिया। मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा माइल जो तुम चले हो, एक एक्स्ट्रा टेस्ट जो तुमने दी है, एक एक्स्ट्रा क्लास जो तुमने की है, एक एक्स्ट्रा रिवीजन जो तुमने किया है, एक एक्स्ट्रा डाउट जो तुमने पूछा है अपने टीचर से, यही वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है जो अल्टीमेटली तुम्हें सेलेक्ट करा गया। ध्यान रखना, ईएससी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो केवल ब्रिलियंट लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो हार्ड वर्किंग है, बहुत जबरदस्त मेहनत करना जानते हैं, समझते हैं और रेडी हैं अपने जीवन को आने वाले 35 सालों को बेस्ट बनाने के लिए। फिर उनको फर्क नहीं पड़ेगा ट्रंप ने क्या किया, किसके ऊपर वॉर कर दिया, कौन सा कोविड या कोई नया महामारी आ गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जॉब सिक्योर है, उनके मदर एंड फादर उनसे खुश है, उनकी फैमिली उनसे खुश है, वो जो काम करना चाहते थे वो जीवन में कर पा रहे हैं। और ये उनका एक प्रिविलेज इसीलिए है क्योंकि जब उनको मेहनत करने का मौका मिला था तो उन्होंने अपना 100% दिया। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे जब पूरी दुनिया में महामारी हो रही होगी, मारामारी हो रही होगी, उस समय वो लोग रिलैक्स कर पाएंगे। क्यों? वो उस पीरियड का, जिस पीरियड में उन्होंने जमकर मेहनत करी, जब लोगों ने नहीं किया, उस पीरियड का वो फायदा उठा रहे हैं अपने आने वाले टाइम पे। दे डिजर्व इट ट्रूली बिकॉज दे हैव डन इट। तो आज एक काम करिए, हो गई मेरी स्क्रिप्ट जो मेरे को बोलना था पूरी की पूरी खत्म। एक काम करिए, रीजन लिखिए कि क्यों करना है ईएससी आपको क्रैक, क्या वो वजह है। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी वजह होगी ईएससी क्रैक करने की, उतना ही तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना ही तुम्हारे भटकने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आई होप इस पूरे के पूरे सेशन से समझ में आया कि ईएससी किस खेत की मूली है, किस चिड़िया का नाम है।
ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कैसे निकालते हैं ईएससी का एग्जाम, ये बात तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ ही गई होगी। एक रोड मैप तो बनना शुरू हो गया होगा, बाकी सब तो फिर जैसे जैसे पढ़ोगे चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। सब चीजें क्लियर हो जाती है। शुरुआत में हर काम मुश्किल ही लगता है। याद करो जब पहली बार कुछ किए थे तो मुश्किल ही था। पहली बार चलना, बच्चे को अपने माता पिता से पूछो ABCD तुमको लिखना सिखाएं, कितना मुश्किल से सिखाएं। पहले पेन नहीं पकड़ना आता था, साल भर तो सिर्फ तुम पेन पकड़ना सीखे हो, पेंसिल पकड़ना सीखे हो। तो ऐसे ही होता है, और क्या, हर काम ऐसे ही होता है। अभी क्या है, हम लोग बड़े हो जाते हैं ना तो हमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, हमको सब अब भी चाहिए रहता है तुरंत। ऐसे थोड़ी होता है, आपको हर चीज में हर टाइम देना पड़ता है प्रॉपर। तो टाइम दोगे अच्छे से, क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर ढंग से करोगे, सही तरीके से करोगे, सही टीचर्स के कांटेक्ट में, मेड इजी ऑफ कोर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेड इजी में ज्वाइन कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कोई कुछ भी बोले, आप यहाँ पे आने के बाद ही एक्सपीरियंस कर पाओगे कि जो हम लोग डिसिप्लिन पढ़ाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या चीज महसूस करी है। वो सिर्फ चीजें ऐसी होती है जो महसूस की जाती हैं, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। दिस इज सागर डोडेजा। आई एम इन मेड इजी सिंस लास्ट 13 ईयर्स। 13 साल हो गए मेरे को मेड इजी में पढ़ाते हुए। काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए मेड इजी में, बट फिलहाल अभी जो परमानेंटली पढ़ाता हूँ रेगुलरली, जो मेरे को सारी बैचेस में लेता हूँ मैं, वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इरीगेशन इंजीनियरिंग। वैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने भी पीछे पढ़ाए हुए हैं। तो एनीवेज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड व्हिच आई वांटेड टू शेयर अबाउट ESE टू ऑल द अपकमिंग एस्पिरेंट्स एंड दोज आल्सो हु आर ऑलरेडी एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।